नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक शब्द में कहूं तो खास करके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या भारतीय भाषा के छात्र हैं, वो तमाम छात्र जो सी सेट के प्रकोप से लंबे समय से परेशान हैं, उनके लिए गुड न्यूज है, राहत की खबर है। क्योंकि अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, उस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर बात की गई है कि संभव है आने वाले समय में सी सेट का दौर खत्म हो सकता है, टाटा बाय बाय सी सेट को किया जा सकता है। यूपीएससी को यह सुझाव दे दिया गया है। ठीक है, अभी विस्तार से देखेंगे क्या क्या बातें हुई है, लेकिन आने वाले समय में दो बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सी सेट पूरी तरह से खत्म हो जाए। पिछले लगभग 2 साल से इस बात पर डिबेट किया जा रहा था। बहुत सारे जो सिविल सोसाइटीज हैं गवर्नमेंट पर दबाव डाल रही थी कि लगातार भारतीय भाषाओं के छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है यूपीएससी में, ये ग्राफ बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। और मामला केवल भारतीय भाषाओं के छात्रों का नहीं है। ऐसा देखा गया कि सिविल सर्विसेज में जो एनुअल रिपोर्ट अभी मैंने 5 दिन आपको पहले बताया है, जो डिस्कस किया गया है, यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट है, यूपीएससी उसमें खुद कह रही है कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के छात्रों का सिलेक्शन बहुत कम हो गया है। ऐसा हो गया है कि यूपीएससी में केवल और केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। और इन तमाम चीजों के पीछे जो कारण ढूंढा गया है उसमें सी सेट है। और सी सेट में कहा गया है, एक वक्त जो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 15 में रिवाइज किए गए कि भैया मैथमेटिक्स जो है 10th स्तर का हम डालेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन भी वही होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी वही उतना ही हम देंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। आपने देखा आईआईटी के कुछ क्वेश्चन जो हैं सीधे केवल न्यूमेरिकल चेंज करके डाल दिए गए और इसका परिणाम भुगतना पड़ा देश के सिविल सर्विसेज पर। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है यूपीएससी में सिलेक्शन का, क्या वाकई पारदर्शी है भी कि नहीं, इस बात पर प्रश्न बनने लगा। और इस बात को लेकर के लंबे समय से बातें की जा रही है। खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट रहे, एक समय देखा जाता था कि 40-44% तक जब रिजल्ट होता था, हिंदी मीडियम के छात्र उसमें सिलेक्ट होते थे। अचानक से ये ग्राफ तेजी से जो है गिर गया। ऐसा तो नहीं रहा कि ये छात्र मेहनत करना छोड़ दिए हैं, है ना। ऐसा तो नहीं रहा कि इनमें अचानक से ज्ञान की कमी हो गई है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं रहा होगा। फिर कुछ तो ऐसा हुआ है, इस गेम में कुछ तो नियम बदला, और खेल का नियम बदला तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव जो है कुछ खिलाड़ियों को देखने को मिला है, झेलना पड़ा। और वो भारतीय भाषा के छात्र रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र रहे हैं उनको कहीं न कहीं इसका फायदा देखने को अचानक से मिलता हुआ पिछले कुछ वर्षों में नजर आया। अब जो एक चीज को लेकर के जो मैं चर्चा कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। हम जरा चलते हैं 23 मार्च 2026। 23 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में प्रश्न किया गया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन गया कि भाई यूपीएससी में क्या पारदर्शिता है, इस बात को लेकर के सरकार जवाब दे। और पारदर्शिता को लेकर के सीधे तौर पर टारगेट किया गया सी सेट को, कि क्या वाकई सी सेट इन तमाम चीजों को लेकर के ध्यान में रख करके लाया गया है कि कुछ छात्रों को इस रेस से बाहर निकाल ही देना है ना। अगर वो आप क्वालिफाइंग नेचर का ही बनाते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया हमने तो सेट को केवल क्वालिफाइंग नेचर का रखा है, इसके मार्क्स तो हम मेरिट में ऐड ही नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर को ही इतना ज्यादा टफ कर दिया जाए कि ये क्वालिफाई करके मैदान में खेल की जो असल शुरुआत है वहां तक छात्र पहुंच ही ना पाए। तो प्रश्न तो ये बनना था ही ना कि क्या पारदर्शी व्यवस्था है भी, या कि पर्दे के पीछे सी सेट को आगे करके कुछ बहुत बड़ा गेम चल रहा है इस देश में। इस बात को लेकर के पार्लियामेंट में काफी डिबेट हुआ और तमाम चीजों पर प्रश्न किए गए। संसद टीवी पर एक डिबेट आया है, अगर आप लोग चाहें तो जाकर के संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां पर देखिए। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिस राज्यसभा का, जिसके राज्यसभा एमपी जो हैं ब्रिजलाल, ये एक्स सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। इनकी ही अध्यक्षता में इस कमेटी को देखा जा रहा था, इसके काम को। इन्होंने अभी जो संसद टीवी पर डिबेट हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को उजागर किया है। सरकार से भी पहले ये प्रश्न करते रहे हैं। इन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि भाई हमने ये देखा है कि सी सेट के वजह से बहुत सारे मेधावी छात्र जो हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के, भारतीय भाषाओं के छात्र, उनका सिलेक्शन प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इन्होंने यूपीएससी को अब ये कहा है कि आप एक काम कीजिए, चीजों को जरा रिवाइज कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि देखिए कि ये जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ध्यान दीजिए शब्द क्या है यहां पर, एप्टीट्यूड। शब्द एप्टीट्यूड दिया गया है, लेकिन क्या मसला केवल एप्टीट्यूड का है? क्योंकि जब क्वालिफाइंग नेचर देखते हैं तो आपको सैद्धांतिक तौर पर तो यही समझ में आता होगा, लेकिन जैसे ही पिछले 5-7 वर्षों के सी सेट के प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह मामला केवल एप्टीट्यूड तक रह ही नहीं गया है।
यही बात यहाँ पर कहा गया है और ये कहा गया है कि प्रीलिम्स को जरा आप हाईलाइट कीजिए और इसको देखिए कि क्या आप किस तरह से जो एनालिटिकल अप्रोच के नाम पर आप बहुत सारे छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में यह हो सकता है कि 2011 से सीसेट जो लाया गया, इस बात को लेकर के कि हम समझना चाहते हैं कि छात्रों में एनालिटिकल स्किल क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है कि नहीं, इन तमाम चीजों के नाम पे सीसेट आया था। और ये कहीं न कहीं ग्रामीण छात्रों के लिए, भारतीय भाषा छात्रों के लिए उस समय से ही एक अभिशाप बनकर के सामने आया है। मतलब हिंदी मीडियम से खास करके अगर देखा जाए तो इतने कम आईएएस सेलेक्ट होने लग गए कि पिछले कुछ रिपोर्ट जो यूपीएससी का आया है, अगर आप रिपोर्ट पढ़ने के आदी हो, जैसा कि मैंने पिछले दिन भी आपको रिपोर्ट पर चर्चा करके दिखाया था, उसमें यूपीएससी ये कंसीडर करना ही बंद कर दी है कि हिंदी मीडियम से कितने आईएएस हो रहे हैं, भाषा के आधार पर बंद ही कर दिया गया है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति बनती जा रही है भारतीय भाषाओं के लिए। इसीलिए प्रश्न तो इस पर उठना ही था। अब सीसेट को लेकर के चर्चा करते हैं। 2011 में आया। आप जानते हैं उससे पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स में पहले भी 2 पेपर होते थे, लेकिन पहले ऑप्शनल वहां भी होता था, जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसका एक पेपर होगा। बाद में कहा गया कि नहीं, इसको जरा सा थोड़ा बेहतर करते हैं, एनालिटिकल अप्रोच लाते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। और कहा गया कि केवल जो है एप्टीट्यूड समझने की कोशिश करेंगे, उसको 10वीं कक्षा के स्तर का हम इसमें मैथमेटिक्स डालेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन डालेंगे, कॉम्प्रिहेंशन इसमें कुछ ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है रीजनिंग कर देंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, इस तरह से क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। ये 2011 में कहा गया, लेकिन समस्या बहुत खराब हुआ। खास करके उस समय आपको ध्यान होगा कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के बहुत विवाद हुआ, क्योंकि इंग्लिश के कुछ कॉम्प्रिहेंशन डाले गए जो अन्य भारतीय भाषाओं पे थोपा गया। इसको लेकर के विवाद हुआ। समय के साथ कहा गया कि चलिए ठीक है, इस कॉम्प्रिहेंशन को हटा देते हैं, इसके मार्क्स नहीं आएंगे। फिर कहा गया कि भाई कॉम्प्रिहेंशन की जो भाषा है वो बहुत जटिल है। ये कॉम्प्रिहेंशन पूरे प्रश्न पत्र में देखा जाए तो करीब करीब 27-28 प्रश्न रहता है और उसकी भाषा ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरे ग्रह से ट्रांसलेट करके लाया हो, क्योंकि भाषा जो है वह पूरी तरह से गूगल ट्रांसलेट रहता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता ही नहीं हमारे आपके बीच में। तो इसलिए मैंने कहा कि वो दूसरे ग्रह से ही आया होगा, ताकि वैसी हिंदी वो लिख पा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के प्रश्न उठना शुरू हुआ कि वह व्यवस्था, वह सिविल सर्विसेज सर्वेंट को सिलेक्ट करने वाली जो एक संस्था है यूपीएससी, जो देश की सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है, क्या वह इतना भी मेहनत नहीं करना चाहती है भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए कि आप सही से प्रश्न पत्र केवल तैयार करवा लीजिए। आपसे उत्तर किसी ने नहीं पूछा है, कम से कम प्रश्न पत्र तो सही से तैयार करके दीजिए। प्रश्नों में गलती होना, प्रश्नों की भाषा में गलती होना, वहां समय बर्बाद होना, और फिर आप ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि प्रश्न गलती होगा तो हर हाथ में इंग्लिश के जो प्रश्न है उसे ही सही माना जाएगा। ये कहां तक सही है? ये डिबेट काफी बढ़ता चला गया। 2015 में फिर हुआ कि चलो उस आंदोलन की वजह से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का बना देते हैं। ये सब किया गया अपने आप में, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में भी जो धीरे धीरे क्या किया गया कि सी सेट के लेवल को बढ़ाया गया। कहा गया कि मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन हम आपको 10th लेवल का देंगे, लेकिन देखा गया कि आईआईटी में जो प्रश्न पूछे गए थे सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा चेंज करके उसी क्वेश्चन को यहां पर डाला गया। तो क्या 10th लेवल में आईआईटी आता है? ये पूछे जाने की बात है। खास करके जिस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे गए, वो पूरी तरह से ऐसे लगा कि जो लोग एमबीए का एग्जाम देते हैं या कैट का एग्जाम, या जो लोग जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं आईआईटी का, उनको केवल फायदा ये पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम चीजें यहां पर कहा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि क्वालिफाइंग के लिए 33% जो है अंक अनिवार्य होंगे। और जैसे हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स जो होता है पीटी, इसमें 2 पेपर होता है। एक GS1 जो सभी के लिए होता है और उसमें आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह जो पढ़ते हैं, और एक GS2 पेपर होता है जिसमें एक दिया जाता है सी सेट, है ना, जिसको लेकर के विवाद रहा और इसी को कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम क्वालिफाइंग कर देते हैं, आपको केवल 33% अंक आवश्यक है और ये मेरिट में ऐड नहीं होगा, आपको सबको लाना है, ये पेपर सबके लिए बराबर होगा। लेकिन आपने इस क्वेश्चन की स्थिति को जानबूझ करके बहुत टफ किया। ये आरोप यूपीएससी पर लगता रहा और ये बात अब कमेटी भी कह रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर के ये देखा गया कि हाँ, कमेटी ने पाया कि बात सही है, आरोप गलत नहीं लग रहे थे। इसीलिए यूपीएससी से कहा कि अब आप इस सी सेट पर विचार कीजिए कि क्या ये सी सेट वाकई प्रीलिम्स में रहना चाहिए भी या नहीं, या फिर दूसरी बात ये देख लीजिए कि अगर सी सेट प्रीलिम्स में रहता भी है तो आपने जो जो बातें कही कि क्वालिफाइंग नेचर को लेकर के, या जो आप मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन डालेंगे, है ना, तो वो चीज आप इस बात को गौर कीजिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड की बात कहा है, नोटिफिकेशन में भी आता है, तो उस लेवल को ही रखा जाए, प्रश्न पत्र पर ठीक से काम किया जाए, है ना।
क्योंकि देखा जा रहा है बैकग्राउंड में कि साइंस इंजीनियरिंग के जो बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये फ्रेंडली पेपर होता है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले इससे पीछे चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के समान अवसर का सिद्धांत जो है कि हम सभी को बराबरी का मौका देंगे, उसके साथ तो आपने छेड़छाड़ किया। किस उद्देश्य के साथ ये लाया गया था? 2011 से पहले मैंने कहा ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल को हटाया गया कि हम समानता का भाव दे देंगे, क्योंकि हिस्ट्री वाले का प्रश्न आसान आ गया और पॉलिटी वाले का कठिन आ गया। तो चलिए समानता एक सीसेट पेपर ला देते हैं, लेकिन फिर से मसला वहां तो खराब हो ही गया। अब तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिबेट शुरू हो गया है कि इंजीनियरिंग वालों को फायदा मिल रहा है, हिस्ट्री वालों को नुकसान हो रहा है, तो फिर वही मसला बना हुआ रह गया। इसके अलावा देखेंगे सामाजिक, शैक्षणिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से अलग अलग उम्मीदवार आते हैं, सभी को एक समान अवसर यहाँ पर नहीं मिल पाता, इसीलिए इसके निष्पक्षता पर ही सवाल लगातार उठता रहा है। और यहाँ पर समिति का जो कुछ तर्क रहा है वह कहा गया है कि भाई आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से असंतुलित है। जो आप कह रहे हैं एप्टीट्यूड को लेकर के या रीजनिंग को लेकर के, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के बातें कह रहे हैं, वो 10th स्तर का बिल्कुल भी नहीं है। वो स्पष्ट तौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो इंजीनियरिंग या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से, मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको फायदा पहुंचा रहा है। और खास करके उन छात्रों के लिए पेपर बन रहा है जो शहरी क्षेत्र के छात्र हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र जो हैं वह इस तरह के शिक्षा से कई बार वंचित रह जाते हैं। हमारे देश, हमारे समाज की सिस्टम को समझते हुए तो ये पूरी तरह से व्यवस्थाएं सीसेट का जो है अर्बन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से यूपीएससी तैयार कर रही है। तो क्या यूपीएससी ये चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आए ही ना यूपीएससी में? सिर्फ शहरी जो हैं, जो हाई प्रोफाइल छात्र हैं, जिनकी पहले से ही पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहतर रही है, केवल वही आईएएस ऑफिसर बन करके इस देश को चलाने के लिए आए, नीति निर्माण करने के लिए आए? ये कमेटी ने बहुत बड़ा प्रश्न यूपीएससी पे खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा कि यूपीएससी का ही रिपोर्ट है, और मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, यूपीएससी ने अपने रिपोर्ट में खुद ही कहा है कि किस बैकग्राउंड के छात्र कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो साइंस बैकग्राउंड का दबदबा निकल के आया है। यूपीएससी का अपना रिपोर्ट यह है कि कह रही है कि 71 से 77% सब उम्मीदवार जो हैं वो लगातार साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के देखे जा रहे हैं, ठीक है, और आर्ट्स कॉमर्स के केवल 29% या इससे भी कम। आगे चल के इस कॉमर्स वाले को इसमें ऐड कर देंगे, मैनेजमेंट वाले में जो कैट का एग्जाम देते हैं उसमें, तो इसके परसेंटेज और भी गिरेंगे। अब मजे की बात एक समझ लीजिए, तो आपने क्या किया कि प्रीलिम्स के स्तर पर सीसेट लाया, साइंस इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोगों को फायदा पहुंचाया, बाकी को आपने जो साइड कर दिया। लेकिन जब यही इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, जब यही साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं, जब मेंस में पहुंचते हैं, वहां जाकर के ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना साइंस का नहीं रखते, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, पीएसआईआर जो कहते हैं आप, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी, यानी कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट हैं उसको रख लेते हैं। ये वहां जाके मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं ऑप्शनल में। तो कुल मिलाकर के समझिए कि यहां पर आपने एक दूसरा आधार सीसेट तैयार किया, उससे बहुत सारे मेधावी छात्र हो सकते थे, उनको रोकने का काम किया, साइंस वाले को एंट्री दी, और यही साइंस वाले जब एंट्री लेते हैं तो अपने ही सब्जेक्ट को छोड़ के वही ह्यूमैनिटीज वाले का सब्जेक्ट पकड़ के आगे आईएएस बन जाए। ये बात यहां पर समझने की जरूरत है, और जिस बात को लेकर के कहा भी गया, क्योंकि ऑप्शनल जो लिया गया है उसमें ह्यूमैनिटीज विषय से सफलता का दर देख लीजिए 84% है, और ये 84% वही लोग ह्यूमैनिटीज को ऑप्शनल ले रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के हैं। तो सोच सकते हैं कि कौन सा गेम चल रहा है। यही बात, सारी प्रश्न जो है लंबे समय से उठाए जा रहे थे, और यूपीएससी के पास अब ये सुझाव पहुंच गया है कि आप जो है आने वाले समय में इसमें क्या परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ग्रामीण और ह्यूमैनिटीज दोनों छात्रों के लिए जो चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है उसको आप दूर कीजिए, समान अवसर दीजिए, और उसके आधार पर सिफारिश दी गई है कि आप इन तमाम चीजों को समीक्षा कीजिए, और इसमें अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से समावेशी तरीके से आप साथ लेकर के चल सकते हैं उस पर विचार कीजिए। या तो सीसेट के पेपर को आप हटा दीजिए, या सीसेट के पेपर को जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए उसका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसका उद्देश्य भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही होना चाहिए। वहां पर आप इंजीनियर आईआईटी बनाने की सोच से मत क्वेश्चन तैयार कीजिए। तो ये बातें यहां पर कही गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रश्नों की स्थिति को लेकर के, जो 2017 से लेकर के 2023 के यूपीएससी के जो प्रश्न आए हैं सीसेट में जो खास करके 3 अंग होता है, एक होता है मैथमेटिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन उसमें आप शामिल कर दीजिए डीआई को, दूसरा जो होता है कॉम्प्रिहेंशन, और रीजनिंग में मैं वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब सारे एक साथ लेकर के चल रहा हूं। तो 3 मुख्य अंग की अगर आप यहां चर्चा करेंगे तो जो ये ग्रीन वाला है ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, और ये जो येलो लाइन है ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, और ये जो है रेड वाला वो क्या है, रीजनिंग है, ठीक। तो यहां पर प्रश्नों की स्थिति, ये ग्राफ हर साल के हिसाब से घटते बढ़ते अगर देखें जाए 23 तक पहुंचेंगे,
तो रीजनिंग के प्रश्न लगातार जो है कम होते जा रहे हैं, 15 पर आया है। 27 के आसपास देखेंगे, लगभग कॉम्प्रीहेंशन वही देखेंगे 25, 26, 27 के आंकड़ा बना रखा है। इसमें बहुत टाइम लगता है साथियों, बहुत टाइम टेकिंग। और यहाँ पर मैथमेटिक्स और डीआई वाला जो है इसको लगातार बढ़ाया गया है, 38 तक पहुंच गया है। यानी कि अगर ये बढ़ेगा लेवल तो किसको फायदा होगा? जो साइंस बैकग्राउंड है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैथमेटिक्स जब भी बढ़ेगा तो यहाँ फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के यही आरोप यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यूपीएससी खुद ऐसा बता रही है। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि जो 33% कट ऑफ जो यूपीएससी ने कहा कि हमने रखा है बस क्वालिफाइंग है, तो कहा गया कि भाई ये 33% भी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल आप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा धरा स्टूडेंट का है जिसे आप क्वेश्चन टफ करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के बात की गई, पहले तो एक बार आ गया था, उस पर विवाद हुआ, कहा कि चलो 8 क्वेश्चन था उस समय, ध्यान होगा आपको 2015 के आसपास, कहा कि ये मार्किंग में नहीं जुटेगा, है ना, इसको आप क्वेश्चन को हटा दीजिए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, 2015 के बाद आपने कॉम्प्रिहेंशन रखा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की भाषा बहुत कठिन कर दिया, और वो भाषा कहां से ट्रांसलेट किया, सीधे इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेट कर दिया, तो वो कठिन होता चला गया। तो यहाँ पर फिर कॉम्प्रिहेंशन तो और नुकसान कर दिया जो भारतीय भाषा के छात्र हैं। और स्किल बाइस का आरोप लगाया गया कि जो कुछ स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिकल, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का स्किल है, आप केवल उसी को फायदा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब यूपीएससी जो है सवालों के घेरे में है। पहले भी एक केस यूपीएससी का गया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा यूपीएससी जब प्रीलिम्स एग्जाम लेती है ना, तो प्रीलिम्स का भी आंसर की 1 साल बाद जारी करती है जब फाइनल रिजल्ट आता है। यानी कि प्रीलिम्स के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी प्रीलिम्स का आंसर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, प्रीलिम्स के बाद ठीक बात जो है आप आंसर की, तो ताकि छात्र अपने आप को समझ सके और सही से मूल्यांकन कर सके। सीसेट की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चूंकि आपका अभी एग्जाम 2026 वाला है, अगर कुछ भी सुधार होता है तो 2027 से ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपके लिए है कि कैसे सीसेट को क्रैक किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, उसको आप निश्चित तौर पर कंसीडर करके चलिएगा। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही स्टूडेंट रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियर, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ट्रिक होता है कि हम मैथमेटिक्स या कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक, है ना, शुरुआत से अभी जब आप 7वीं 8वीं क्लास में पहुंच जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो उस समय से ही आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, एरिया पे ज्यादा आपका ध्यान जाता है, तो लंबे समय तक अभ्यास करते हो, चीजें आपके लिए सहज तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सबसे पहली चीज क्या है कि सीसेट का सिलेबस देखिए, और उसके लिए क्वेश्चन का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई 2 सेगमेंट आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा, या तो आपका मैथ अच्छा हो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, या कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग अच्छा हो, तो 2 बहुत अच्छे कीजिए, एक को थोड़ा सा एबव द एवरेज कीजिए, ताकि आप जो है क्वालिफाइंग नेचर को सेटिस्फाई कर सके। कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वह आप कर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि जीएस के पेपर में किसी से आप नहीं सुनते होंगे कि समय नहीं बचा, प्रश्न आ रहा था, लेकिन आप सीसेट में सभी से सुनेंगे कि बस समय ही नहीं मिला, 2 घंटा कैसे निकला पता नहीं चला, और कुछ क्वेश्चन आते हुए रह गए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम होगा इसका, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उस पर लगातार काम करते चलिए। पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए कि कहां से किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार टेस्ट देते जाइए, और मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट जल्दी से ज्यादा दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे ना कि सीसेट पर कोई एक सेपरेट लेक्चर मैं तैयार करके आपके लिए लाऊं, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो अगले कुछ जो समय बचा है आपके समक्ष, है ना, उसमें सीसेट को लेकर के कैसे अप्रोच लगाया जाए जो 1 महीना में, तो आप मुझे कमेंट करके लिख के बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर अच्छे से लाऊं, और फिर आपको सीसेट को क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे कि क्या वो समय आ गया है कि सीसेट को लेकर के रिवाइज किया जाए, यूपीएससी इस पर फिर से पुनः विचार करे, और फिर विचार करके आगे क्या इसका हो सकता है। क्योंकि 26 में तो सीसेट आपका होगा ही, अभी तो नहीं है, 27 से यानी कि अगले साल से संभव है कि सीसेट या तो आपको नहीं दिखेगा प्रीलिम्स में, या दिखेगा तो जनाब के कुछ बदले बदले स्वरूप होने वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सीसेट वाकई हटा दिया जाए, या सीसेट में जो जेन्युइन सुधार है बस यूपीएससी उतना कर दे? क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि भारतीय भाषाएं के छात्र जो हैं वो कहीं से भी कमजोर नहीं हैं, बस निश्चित तौर पर कुछ चीजें जो यूपीएससी के द्वारा की जा रही है, बस उन चीजों को ठीक कर दिया जाए तो आप काम कर ले जाएंगे। तो वही बात, सीसेट रहना चाहिए या बस ठीक से सुधार करके क्वेश्चन दिए जाए, इतना आपको चाहिए।
और दूसरी बात, अगर सीसेट को कैसे क्वालिफाई करना है, किस तरह से पढ़ना है, अगले 1 महीना में कैसे अप्रोच सीसेट के लिए लगाना है, आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कि सर लेक्चर एक चाहिए सीसेट पे। मैं अगले दिन आपको अच्छे से पूरा डिटेल्स एनालिसिस करके कि कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, कहाँ सेगमेंट पढ़ सकते हैं, किसको आप कैसे किस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को बता दूंगा ताकि आप सीसेट को क्वालिफाई कर सकें। कम से कम इतना, ताकि सीसेट एक बार क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स निकलेगा, तभी आप मेंस में जा पाएंगे। गेम वहीं से शुरू, अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लेंगे यहीं छट जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।